नमस्कार, मैं एडवोकेट होले वंशा द लीगल शिक्षा वैली यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारे भारत में म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स किस प्रकार से करते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। किस प्रकार से जो है म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अगर हस्बैंड एंड वाइफ कुछ सालों से अलग रह रहा है और उन दोनों के मन में बना लिया कि अभी जो है हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर वो रह नहीं सकते, उनको म्यूचुअली कॉन्टेस्टेड डाइवर्स के तरह नहीं हो करके जो है म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स के जरिए जो है अपना मैरिज को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो इस म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स के द्वारा अपने शादी को ख़त्म कर सकते हैं। म्यूचुअल डाइवर्स पिटीशन दायर करने में और म्यूचुअल डाइवर्स प्राप्त करने में इसमें कोई एक दूसरा के ऊपर कॉन्टेस्टेड डाइवर्स की तरह ब्लेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सर्टेन कुछ प्रक्रिया है, कुछ रूल्स है, उस चीज़ को अगर आप फुलफिल करेंगे तो कोर्ट के जरिए जो है म्यूचुअल डाइवर्स जो है ग्रांट करते हैं। तो साथियों, बिना देरी करते हुए कौन कौन से ऐसे लीगल पॉइंट्स है जो आपको म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स ग्रांट करने में काम आते हैं, ये चीज़ को हम अभी विस्तार से डिस्कस करेंगे। जो म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स लेना चाहता है वो अगर हिंदू समाज के है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13B के तहत जो है आपको पिटीशन जो है फैमिली कोर्ट में आप दायर करना होगा। आप हिंदू समाज से नहीं हो, दूसरे धर्म जैसे कि ईसाई, सिख, मुस्लिम, तो उनके लिए अलग प्रोविजंस होता है, यानी कि अपने पर्सनल लॉ के जरिए से भी वो लोग अपना म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स के लिए जो है दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। दो पार्टी हस्बैंड एंड वाइफ को लगे कि हाँ, हम कोर्ट में जो है कॉन्टेस्टेड ड्राइवर्स जो है लड़ कर थक गया है, समय चले गए हैं, पैसे चले गए हैं, लास्ट में अगर वो दोनों में सहमति होते हैं तो जो है वो दोनों वॉलंटरीली जो है दो पार्टी के सहमति से ही होते हैं। और म्यूचुअल डाइवर्स प्राप्त करने के लिए दो हस्बैंड एंड वाइफ जो है सेपरेटली कुछ सालों से रहना चाहिए। ये बात नहीं है कि आपने कल शादी किया, आपका जो है 3-4 महीने हुए, 1 साल हुए, तो आप म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स के लिए आप जो है एलिजिबल नहीं है। कानून ये कहते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स के लिए एटलीस्ट 18 मंथ्स आपके शादी होने के बाद होने बहुत जरूरी है, तब ही आप एलिजिबल है। कॉन्टेस्टेड डाइवर्स में इसी प्रकार का कोई लीगल प्रोविजंस नहीं है। आज शादी हो गया, अगर आपको ठीक नहीं लग रहे तो 1 महीने के बाद भी या 2 महीने के बाद भी या कितने साल के बाद भी आप जो है डाइवर्स के लिए आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, यानी कि वो कॉन्टेस्टेड डाइवर्स कहे जाते हैं। वहाँ पर कोई इस प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स लेने के लिए आपको शादी के बाद जो है 18 मंथ जो है होना कंपलसरी है एज पर द लॉ। इस म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स लेने से पहले जो है दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ, हमने अगर हम म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स लेंगे उसके बाद जो है आपका बच्चों के कस्टडीज और एलिमनीज अगर मेंटेनेंस देनी है तो किस प्रकार से देना है, तो इस प्रकार से जो है जितने आपके संपत्तियाँ होंगे, प्रॉपर्टी अगर आप दोनों के बीच है तो उसे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये चीज़ जो है क्लियरली आपके दो पार्टियों के एग्रीमेंट पे लिखना चाहिए और लिखना होगा। और उसे अपने वॉलंटरीली जो है दोनों पक्ष से जो है वॉलंटरीली लिख करके उसे दो पार्टियों की सिग्नेचर की ज़रूरत होते हैं। दो पार्टियों का एग्रीमेंट सारा चीज़ होने के बाद फिर आप जो है कोर्ट जाने के लिए जो है जॉइंट पिटीशंस जो है हस्बैंड एंड वाइफ की तरफ से दोनों मिल करके उस पिटीशन को दायर करना है और उसे कोर्ट में जो है दाखिल करना होता है। जिस पिटीशन को आप कोर्ट पे सबमिट करेंगे उसके साथ जो है दोनों पार्टियों के आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ
इसके बाद बच्चों के डिटेल्स अगर है तो, और जितने भी एग्रीमेंट्स जो दोनों बीच में बनाए थे उस एग्रीमेंट को, उन सब डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके ही फाइलिंग करना होगा। फर्स्ट मोशन हेयरिंग के लिए जो है हस्बैंड एंड वाइफ जो है कोर्ट में अपेयर होने पड़ते हैं, और उस हेयरिंग पर जो है दो पार्टी जो है कंसेंट देने होते हैं कि हाँ, ये हमारे बीच में जो म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स हो रहे हैं वो किसी के दबाव में नहीं, फ्रॉड नहीं, कोएरिशन नहीं है, बल्कि दोनों पार्टी का एग्रीमेंट होकर ही इस म्यूचुअल कंसेंट को हम फाइल कर रहे हैं। इस प्रकार से कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में जो है दोनों पार्टी को कंसेंट देने होते हैं। उसके बाद फिर कोर्ट जो है उस पिटीशन को वेरीफाई करते हैं कि दोनों पक्षों ने जो भी सबमिट किया है ये चीज़ को जो है वेरीफाई करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। इसके बाद जो है कोर्ट दोनों पक्षों को जो है वेवर पीरियड के तौर पर जो है 6 महीने के साइन दिया जाता है। लेकिन इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है कि अगर दो पार्टियों के बीच में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहने नहीं सकता है और हमें तुरंत ही डाइवर्स चाहिए, तो उस पीरियड में जो है आप उसको वेव अप करने के लिए जो है आप कोर्ट में जो है वेव अप पिटीशन जो है आप दाखिल कर सकते हैं, ताकि आपको 6 महीने के इंतज़ार ना करे। इसलिए जो है आप कोर्ट में जो है वेव आउट पीरियड, यानी कि कूलिंग पीरियड भी कहते हैं उन्हें, यानी कि कोर्ट की तरफ से जो है 6 महीने कूलिंग पीरियड के तौर पर जनरली देते हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इस पीरियड को भी वेव ऑफ कर दिए हैं। तो इसके बाद फिर जो है सेकेंड मोशन के लिए दोनों पार्टियों को अपेयर होना होता है, यानी कि वेव ऑफ पीरियड पार होने के बाद, जैसा 6 महीने के पीरियड अगर कोर्ट देते हैं, यानी कि कूलिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद, उसके बाद जो है दोनों पार्टियों को फिर फैमिली कोर्ट पर री अपेयर होना पड़ता है और फिर दोबारा फिर जो है री कंसेंट देना होता है कि हाँ, हमें कोई चेंज नहीं हुआ, हमें जो है म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स की ज़रूरत है। इस प्रकार से जो है री कंसेंट जो है कोर्ट में देना होता है। साथियों, अगर दोनों पार्टी में से अगर किसी पार्टी ने भी, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी पार्टी ने भी उस कंसेंट को अगर विथड्रॉ करते हैं तो जनरली जो है कोर्ट इस केस को जो है प्रोसीडिंग को जो है आगे नहीं चलाते, बल्कि उसे डिसमिस करते हैं या कैंसिल करते हैं। इसके बाद साथियों फाइनल स्टेज आता है जो डिग्री, यानी कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है कोर्ट ये तय करते हैं कि हाँ, इन्होंने जो है जो भी कोर्ट में कहा है वो अपने कंसेंट से कहा है, और जो भी एग्रीमेंट किया है वो अपने वॉलेंटरली एग्रीमेंट जो है तैयार किया है, इसमें कोई किसी का जो दबाव नहीं है। अगर इस प्रकार से कोर्ट को सेटिस्फाई लगे तो जो है कोर्ट डिग्री पास करते हैं और दोनों पार्टियों के मैरिज को डिसॉल्व करते हैं, यानी कि दोनों पार्टियों के शादी को ख़त्म करते हैं। और साथियों, कोर्ट में जनरली जो बच्चों के संदर्भ में जो कस्टडी ऑफ द चाइल्ड के एग्रीमेंट को कोर्ट जो है जनरली कंसिडर करते हैं कि ये चाइल्ड के वेलफेयर को बहुत ही तो प्रायोरिटी पर रख करके ही डिसीजन देना होता है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टियों के बीच में अगर सहमति है तो इसमें कोई कोर्ट के तरफ से इंटरवेंशन नहीं है। एलिमनी कितने टाइप से पे करेंगे, कितने प्रकार के होंगे, कितने डेट पर, कितने ईयर पर कंप्लीट होंगे, इस प्रकार को भी जो है टोटली उस एग्रीमेंट में लिखना ना भूलें। और आप दोनों के बीच में जो संपत्तियां है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं, इस चीज़ को जो है आप ध्यान में रख करके ही बनाने हैं, क्योंकि इन नियर फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो वंस द डिग्री इज पास बाय द कोर्ट, यानी कि आप दोनों के शादी को भंग करने के बाद जो है इसमें जो है अपील के लिए जो है मौका जो है थोड़ा कम ही होता है। दिल जो है बदल गया, यानी कि मन बदल करके नहीं, हम ज़रूर दोनों पार्टियों को डिग्री तो प्राप्त हो गया, यानी कि मैरिज जो है डिसॉल्व हो गया, फिर भी हम उसे अपील करना चाहते हैं। इस प्रकार से अगर आप दोनों पार्टियों के बीच में एग्री करते हैं तो उस फैमिली कोर्ट में जो डिग्री पास किया है उसको जो है सेट साइड करने के लिए आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं विद इन जो है 90 डेज। अगर फैमिली कोर्ट में अपील करना चाहता है तो जनरली लिमिटेशन पीरियड जो है 30 डेज के होते हैं। लेकिन साथियों, ये
अपील जो है जनरली मेंटेनेबल नहीं है अगर आप लीगल प्रोसीजर के हिसाब से अगर अपील नहीं करेंगे। यानी कि आपका अपील में ये होना चाहिए कि ये जो भी कंसेंट थे वो फ्रॉड थे, को-एरेजन थे और हमारे बीच में जो वॉलेंटरीली जो कंसेंट नहीं थे। इस प्रकार से अगर आप री अपील करेंगे तो इसको सेट असाइड कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हम जो है म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स ली जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर मिला होगा और इस वीडियो को आप पसंद किए होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं इस तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।